Chapters 481 Be Kaoshwan, 482 Pei Yan Fei, 483 Safely Retreat, 484 Influence. Chapter Start. Chapter 481 Be Kaoshwan. दूर एक अंधेरे कोने में लगभग 10 लोग आखिरी दम तक बैटलफील्ड पर नजर गड़ाए हुए थे। यह बी ट्राइब के हाई अप्स जो वहां से भाग निकले थे। जेंग ट्राइब तो गया काम से। बी ट्राइब के लीडर बी काओ चुआन ने एक ठंडी सांस ली। किसे पता था कि चांग शन यिन के पास तीसरा मिरियड वुल्फ किंग भी होगा। एक एल्डर ने हैरानी से कहा, और उसकी आवाज में बाकी सबके दिल की बात थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फैंग युआन अपनी ताकत छुपा रहा था। जब बे क्लैन पर हमला हुआ था तब ये मिरियड वुल्फ किंग हमेशा छुपा रहा और कभी सामने नहीं आया। 3 मिरियड वुल्फ किंग्स के साथ जेंग ट्राइब, जो एक मिड स्केल ट्राइब है, उसका हार जाना नॉर्मल है, भले ही उनके पास लाइटनिंग स्पीयर कॉप्स क्यों ना हो। लेकिन ये चांग शन यिन सच में बहुत हाई सिनिस्टर है। वो इतने सब्र के साथ इंतजार कर सकता है। ऐसा नेचर तो डराने वाला है। ही तो क्या हुआ? मरने से पहले जेंग ट्राइब के लीडर ने नाइट वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग को मार डाला। ए फ्लैट चांग शन यिन के पास सिर्फ 2 मिरियड वुल्फ किंग हाई बचे हैं। कुछ बचे हुए बे ट्राइब के एल्डर्स अफसोस से सांस ले रहे थे जबकि कुछ ताने मार रहे थे। एक मिरियड बीस्ट किंग को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। उनके लिए फैंग युआन का यह नुकसान काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन सच तो यह था कि मिरियड वुल्फ किंग की कमी पूरी करना फैंग युआन के लिए बस एक सोच की दूरी पर था, क्योंकि वो ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ सकता था। ये चांग शन यिन पागल और जालिम है। वो नाइट वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा सकता था, लेकिन वो उस धकेलता रहा, जिस वजह से वो मारा गया। एक एल्डर ने दिल में ठंडक महसूस करते हुए कहा। बी ट्राइब के लीडर ने अपनी ऊँगली छोटी कर ली। उसके दिमाग में बैटलफील्ड का मंजर बिल्कुल ताज़ा था। अगर उसने इतना जोरदार पुश नहीं किया होता तो वो इतनी जल्दी बैटल खत्म नहीं कर पाते। गे ट्राइब एक छोटी फौज के साथ एक बड़े ग्रुप पर हमला करते वक्त एक लंबी लड़ाई नहीं झेल सकती। चांग शन यिन का ये मूव बहुत ही समझदारी भरा था। अफसोस की बात है कि जेंग ट्राइब का लीडर भी मारा गया। वो एक रैंक 4 अपर स्टेज का एक्सपर्ट था। अगर वो बच जाता तो। बी ट्राइब के एल्डर्स ने ठंडी सांस ली। इसका कारण यह भी था कि जेंग ट्राइब के लीडर को लड़ाई का ज्यादा हाई शौक था। वो दुश्मन से लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता था। लंबी लड़ाई के बाद उसका प्राइमेवल एसेंस काफी खर्च हो चुका था, लेकिन जब वो भागना चाहता था तो नाइट वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग ने उसका रास्ता काट दिया और आखिर में वो भाग नहीं पाया। और जेंग ट्राइब की लाइटनिंग स्पीयर कॉप्स लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 2-3 छूत पुटिये ही बचे थे। ये 2 बातें जेंग ट्राइब के मराल के लिए घातक साबित हुई। उनका ट्राइब लीडर कुर्बान हो गया और उनकी कॉप्स तबाह हो गई। जेंग ट्राइब ने लड़ने की हिम्मत खो दी और पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गे ट्राइब के लोग कैंप में घुस गए और एक बेरहम कत्ल-ए-आम शुरू कर दिया। जेंग ट्राइब ने लड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया और अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। चीख पुकार और गिड़गिड़ाने की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। यहां तक कि ऐसे मंजर भी दिखे जहां एक रैंक 1 गू मास्टर 2 रैंक 2 गू मास्टर्स का पीछा कर रहा था। ऐसा नहीं था कि ये रैंक 2 गू मास्टर्स लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वुल्फ ग्रुप के साथ लड़ाई में उनका प्राइमेवल एसेंस बुरी तरह से खत्म हो चुका था। प्राइमेवल एसेंस के बिना एक गू मास्टर की बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 हो जाती है। बचे हुए बे ट्राइब के लोग जेंग ट्राइब की इस बुरी हालत को देखकर खामोश हो गए। वो अपने कैंप पर हुए हमले का मंजर याद किए बिना नहीं रह सके। अन सब ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच ली। उनके दिल में गुस्सा और एक अजीब सा सुनापन था। अराजकता फैल रही थी। नॉर्दर्न प्लेन्स में हर 10 साल में एक तबाही मचाने वाला ब्लिजर्ड आता था, जो एक बड़ी अशांति पैदा करता था जिसमें हीरोज उभरते थे और एक दूसरे से टकराते थे। उस वक्त ये अशांति पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल जाती थी। यह सिचुएशन तो बस उसकी एक झलक थी। इंसानी जानें घास फूस की तरह सस्ती हो जाएंगी जब ट्राइब्स बिना घर के इधर उधर भटकेंगे। छोटे या मिड स्केल ट्राइब्स समुद्री GHAS की तरह होंगे, जो लड़ाई के भंवर में अपनी मर्जी के खिलाफ बह जाएंगे। अगर वो जरा सी भी लापरवाही करते तो कुचल दिए जाते। यहां तक कि बड़े बड़े ट्राइब्स को भी बेहद सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता था। सिर्फ वो सुपर ट्राइब्स जिनके पास गू इमॉर्टल्स थी और जिनके पास ब्लेस्ड लैंड्स थी, उनके पास ही युगों तक खड़े रहने की बुनियाद थी। लॉर्ड ट्राइब लीडर, हमारा प्राइमेवल एसेंस रिकवर हो गया है। पहले तो हम जेंग ट्राइब को बचाना चाहते थे, लेकिन वो अब हार चुके हैं। क्यों ना हम वापस जाकर अपने कैंप में गे ट्राइब के लोगों को खत्म करें और अपने लोगों को बचाएं। तभी एक एल्डर ने सुझाव दिया। सही कहा, चांग शन यिन की भूख बहुत ज्यादा है। उसने हमारा कैंप तोड़ा, फिर जेंग ट्राइब को बर्बाद करने चला गया।
जिस तरह वो पागलपन में आगे बढ़ रहा है, हो सकता है वो पे ट्राइब के पास भी जाए। हमें मौके का फायदा उठाकर वापस जाना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए। गे ट्राइब ने जिन लोगों को वहां छोड़ा है, वो नंबर में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सब रैंक 1 और रैंक 2 गू मास्टर्स हैं, सिर्फ एक रैंक 3 एल्डर है वहां। एल्डर्स अपने ट्राइब लीडर को देखते हुए बेचैन हो उठे। बेशक उनके पास लोग कम थे, लेकिन उन सबके पास रैंक 3 कल्टिवेशन थी, जबकि उनका ट्राइब लीडर रैंक 4 रेल्म में था। ऐसी ताकत के साथ उनके पास वापस जाकर अपने ट्राइब को बचाने का एक बड़ा चांस था। लेकिन जवान भी ट्राइब लीडर ने अपना सर हिला दिया और साफ इनकार कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। भले हाईगे ट्राइब ने वहां बहुत कम लोग छोड़े हैं और हम अपना कैंप वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम बहुत कम हैं, हमारी वापसी की खबर जरूर फैल जाएगी। अगर चांग शन यिन को यह खबर मिली और वो वापस आ गया, तो क्या हम डिफेंड कर पाएंगे? क्या हम अपने लोगों के साथ आराम से भाग पाएंगे? एल्डर्स का ग्रुप चुप हो गया। बिकाऊ चुवान सही कह रहा था। जब वो पहले डिफेंड कर रहे थे, तब वो पूरी ताकत में थे, फिर भी वुल्फ टाइड ने उन्हें तोड़ दिया था। अभी की तो बात ही छोड़ दो, उन्हें बंदी बनने दो। चिल मारो। तुमने देखा कि लड़ाई खत्म होने के बाद गे ट्राइब ने हमारे लोगों को बांध लिया, उन्हें मारा नहीं। वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, HMPH, उनकी भूख बहुत ज्यादा है। बिकाऊ चुवान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और आगे बोला, हम अपने लोगों को फिलहाल उनके पास ही छोड़ देंगे। कुछ ही समय में इससे उनके राशन पर बोझ पड़ेगा और उन्हें ज्यादा मैन पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी डिवाइड करनी पड़ेगी। एक एल्डर की एग अचानक चमक उठी, तो फिर हम सीधे उनके कैंप पर हमला क्यों नहीं कर देते? गे ट्राइब अभी सिर्फ एक मिड साइज ट्राइब है और उन्होंने अपनी लगभग सारी फौज बाहर निकाल दी है। उनके कैंप की डिफेंस अभी जरूर कमजोर होगी। हम वहां जाकर मारकाट करेंगे, उनका राशन खाली कर देंगे और उन पर बोझ बढ़ा देंगे और उन्हें भी हमला होने का स्वाद चखाएंगे। मास्ट आइडिया है। हाँ, यह अच्छा तरीका है। ले गे ट्राइब को जरूर बेघर होने का दर्द चखाऊंगा। एल्डर्स जोश में डिस्कस करने लगे। बेवकूफो, बी ट्राइब लीडर ने इस सुझाव को झटक दिया और सबको एक ठंडी और तेज नजर से देखा। तुम सबके दिमाग क्या सूअर के हैं? अगर हम उनका राशन बर्बाद कर देंगे, तो तकलीफ हमारे लोगों को होगी। तुम्हें क्या लगता है वो खपत कम करने के लिए बंदियों को नहीं मारेंगे? अगर किसी ने हमें पहचान लिया, तो हम क्या करेंगे अगर उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए बंदियों को मार दिया? बिकाऊ चुवान ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी इल्म में समझदारी की चमक थी और उसने भारी आवाज में कहा, असली बदला फौरन मिलने वाली खुशी में नहीं होता। गे ट्राइब के कैंप पर हमला करना एक छोटी बात है, हम उससे उनकी बुनियाद को चोट नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ चांग शन यिन को मारकर, गे ट्राइब की ताकत के असली सोर्स को खत्म करके, हम सिचुएशन पलट सकते हैं। हमें लड़ना होगा। इन शब्दों ने सारे एल्डर्स को जैसे आईना दिखा दिया। लॉर्ड ट्राइब लीडर कितने समझदार हैं। जब तक लॉर्ड ट्राइब लीडर हमारे साथ हैं, हमारे ट्राइब की उम्मीद जिंदा है। हम ट्राइब लीडर के अरेंजमेंट्स को हाई फॉलो करेंगे। एल्डर्स ने भी ट्राइब लीडर को इज्जत और रिस्पेक्ट की नजर से देखा। बी ट्राइब लीडर बिकाऊ चुवान भी एक कमाल का इंसान था। जब वो जवान था तो उसके भाई बहन यूज एक तरफ कर देते थे। यंग मास्टर की पोजीशन के लिए वो सबसे कम उम्मीद वाला कैंडिडेट था। वो कम एक्शन लेता था, अपनी ताकत छुपाता था और कम कल्टिवेशन दिखाता था, इसलिए दावतों और महफिलों में उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाते थे। बिकाऊ श्वान चुपचाप सहने में माहिर था, उसने खुद को एक्शन लेने से रोका। उसके भाई आपस में लड़ते रहते जबकि वो चुपके से अपनी ताकत जमा करता रहा। जब बूढ़ा भी ट्राइब लीडर बुरी तरह बीमार हुआ, तो यूज आखिरकार मौका मिल गया। बूढ़े भी ट्राइब लीडर को एक गू वर्म के बैकलैश से चोट लगी थी और उस ठीक होने के लिए एक खास गू की जरूरत थी। लेकिन ट्राइब को पता चला कि ये गू एक स्पिरिट राइनो मिरियड बीस्ट किंग के अंदर रहता है। स्पिरिट राइनो बीस्ट ग्रुप में लगभग 80,000 जानवर थे। ट्राइब कुछ नहीं कर सकी और सारी उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन बेईकाऊ चुवान अकेले हायस बीस्ट ग्रुप के ठिकाने में घुस गया। कई दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद उसने पाया कि ये स्पिरिट राइनो मिरियड बीस्ट किंग कभी कभी अपने ग्रुप को छोड़कर एक कीचड़ के तालाब में खेलने और लौटने जाता था। जब वो जी भर के खेल लेता, तो वो गहरी नींद सो जाता। वो कीचड़ गोबर जैसा बदबूदार था और उसमें कई कीड़े मकोड़े रहते थे। बिकाऊ चुवान ने खुद को इस कीचड़ में 7 दिन और 7 रात तक बिना हिले डुले दफन कर लिया। मेहनत रंग लाई। स्पिरिट राइनो मिरियड बीस्ट किंग आखिरकार फिर से खेलने आया। लेकिन स्पिरिट राइनो मिरियड बीस्ट किंग बहुत बड़ा था और जब वो लौटपोट हो रहा था, तो उसने बेईकाऊ चुवान के पैर पर कदम रख दिया, जिससे वो तुरंत टूट गया। बिकाऊ चुवान ने चुपचाप दर्द से लिया और एक करा तक नहीं निकली।
जब मिरियड बीस्ट किंग जी भर के खेल चुका और गहरी नींद सो रहा था, उसने चुपके से अस वाइल्ड गूवर्म को मिरियड बीस्ट किंग के शरीर से चुरा लिया। बीकाऊ चुवान ने वाइल्ड गूवर्म हासिल कर लिया और वो इस खतरनाक जगह से बाल बाल बचा, बिना रुके, अपने एक पैर पर लंगड़ाते हुए ट्राइब तक वापस पहुंचा और बूढ़े ट्राइब लीडर को बचा लिया। पूरे ट्राइब में हंगामा मच गया। बीकाऊ चुवान के इस काम में हैरान कर देने वाली पिता भक्ति, बेजोड़ हिम्मत और बारीकी से की गई प्लानिंग थी, जिसने पूरे ट्राइब को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। उसके भाई बहन भी बेहद हैरान हुए जब उसने अपनी रैंक 3 पीक स्टेज कल्टिवेशन जाहिर की। बूढ़े ट्राइब लीडर के बचने के बाद वो जज्बाती होकर रो पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी बार रोया हूं, उंगलियों पर गिना जा सकता है। आज मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मौत के मुंह से बच गया, बल्कि इसलिए कि मेरे पास ऐसा बेटा है। एक बाप होने के नाते मैं उसकी पिता भक्ति से प्रभावित हूं, और ट्राइब लीडर होने के नाते मैं अपने ट्राइब के भविष्य के लिए खुश हूं। वहीं पर बीकाऊ चुवान को यंग ट्राइब लीडर बना दिया गया। बीकाऊ चुवान ने ऐप खुद को छुपाना बैंड कर दिया। उसने ट्राइब के सारे मामले देखना शुरू कर दिए और सबका अप्रूवल जीतने के लिए लड़ा। दूसरी तरफ उसने अपने भाई बहनों को दबाया और अपनी पोजीशन मजबूत की, अपने कंपेटिटर्स को कोई मौका नहीं दिया। आखिर में वो ट्राइब लीडर बन गया और बे ट्राइब को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। कई मुश्किलों को बार बार पार करने के बाद वो आखिरकार इस दिन तक पहुंचा था। भले हाई बीकाऊ चुवान सिर्फ 30 साल का था, उसने ट्राइब के अंदर अपनी गहरी प्रेस्टीज बना ली थी और सभी एल्डर्स यूएसपी भरोसा करते थे। लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, लॉर्ड ट्राइब लीडर और एल्डर्स, हमने झेंग ट्राइब के कैंप पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और बहुत सारे रिसोर्सेज हासिल किए हैं। बैटलफील्ड साफ करने के इंचार्ज एल्डर ने जोश में रिपोर्ट किया। हमारे शुरुआती अनुमान के मुताबिक हमें कम से कम 8 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स माइल हैं। हमें हजारों गू वॉर्म्स माइल हैं, जिनमें से 100 रैंक 3 गू हैं। एक गू हाउस सीक्रेट रूम भी है जिसे हम अभी खोल रहे हैं। लड़ाई की ऐसी जीत के बारे में सुनकर गे ट्राइब के लोगों के चेहरों पर बेहद खुशी थी। जेंग ट्राइब से मिला फायदा बे ट्राइब से कहीं ज्यादा था। जेंग ट्राइब एक मिड साइज ट्राइब थी, लेकिन गहरी बुनियाद वाली ट्राइब थी। भले ही लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ था, जो रिसोर्सेज बच गए थे वो अभी भी बहुत ज्यादा थे। लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, लॉर्ड ट्राइब लीडर, अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इस एल्डर ने अपनी रिपोर्ट पूरी करने के बाद पूछा। सारे गे ट्राइब के लोग फैंग युआन की तरफ देखने लगे। फैंग युआन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हमला जारी रखो, हमारा अगला टारगेट पे ट्राइब। चैप्टर 482। पे यान फेई रात की हवा सनसना रही थी और भेड़ियों का झुंड चिल्ला रहा था। पे ट्राइब और गे ट्राइब दीवारों के आसपास एक घमासान लड़ाई लड़ रहे थे। आग की लपटें, सुनहरी रोशनी, बिजली, बेलन, हर तरह के अटैक्स मिलकर एक शानदार आतिशबाजी का मंजर बना रहे थे, जो रात के अंधेरे का पर्दा उठा रहा था। मारो, दीवारों को तोड़ दो, फिर हम पे ट्राइब को तबाह कर सकते हैं। लड़ो, इन गे ट्राइब के चोरों को मार डालो। दोनों तरफ के लोग अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे ताकि उनका मराल बढ़े। बैटलफील्ड के चारों तरफ खून की गहरी महक फैली हुई थी। केट हुए हाथ पैर और लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। आमतौर पर इज्जत पाने वाले गू मास्टर्स की जानें यहां घास फूस की तरह सस्ती थी। ऑफ कोर्स, उससे भी ज्यादा लाशें भेड़ियों की थी। टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग को एक बार फिर पीछे धकेलता हुआ देख फैंग युआन ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। क्योंकि वो एक के बाद एक बे और झिंग ट्राइब से भिड़ते हुए आगे बढ़े थे, इसलिए इन्फॉर्मेशन का लीक होना लाजमी था। जब फैंग युआन के ट्राइब के लोगों को लेकर पे ट्राइब पर हमला करने पहुंचा, तो दूसरी तरफ उन्होंने पहले से ही सख्त सुरक्षा की तैयारियां कर रखी थी। नाइट वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग को खोने के बाद फैंग युआन के पास अब सिर्फ 2 मिरियड वुल्फ किंग बचे, द टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग और विंड वुल्फ मिरियड वुल्फ किंग। शुरुआत में दोनों किंग्स के हमले पे ट्राइब के डिफेंसिव फॉर्मेशंस के लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन एक इंसान की वजह से फैंग युआन सिर्फ एक मिरियड बीस्ट किंग को हमले के लिए भेजे सकता था। यह इंसान था पे ट्राइब का लीडर पे यान फेई। वो इस बैटलफील्ड का आकर्षण का केंद्र था। यूस्पा फैंग युआन के 2 मिरियड बीस्ट किंग्स से भी ज्यादा लाइमलाइट थी। पे यान फी 8 फीट लंबा था और उसका चेहरा रोबीन था। उसकी रीढ़ तेज और ताकत से भरी हुई थी, उसकी पीठ चौड़ी और कमर पतली थी। अभी वो भेड़ियों के झुंड में तूफान की तरह घुस रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करते हुए एक बेजोड़ जनरल का अंदाज दिखा रहा था। जो खासियत सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी उसकी काली भौहें, जो एक गहरी चमक से चमक रही थी। भौहें बीच में मोती और दोनों किनारों पर पतली थी, जिनकी नोक थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, बिल्कुल एक अबाबिल के पंखों की तरह।
ये कोई कुड्रेश खासियत नहीं थी बल्कि डू रैंक 4 स्वॉलो विंग्स गू का निशान था। ये इसी इंसान की वजह से था जो बैटलफील्ड में इस तरह तूफान मचा रहा था और कोई उस रोक नहीं पा रहा था कि फैंग युआन को एक मिरियड वुल्फ किंग को हमेशा सुरक्षा के लिए रखना पड़ रहा था ताकि वो पे यानफी के अचानक हमले से बच सके। इसके चलते सिर्फ टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग हाई फ्रंटलाइन में लड़ने गया, जिस वजह से पेई ट्राइब पर हमले की रफ्तार काफी कम हो गई। आह! एक गे ट्राइब एल्डर मरने से पहले चीख पड़ा। उसकी चीख के साथ ही उसका सर हवा में उड़ गया। पेई यानफी ने काट दिया था। एक और एल्डर पेई यानफी के हाथों मारा गया। इस मंजर को देखकर गे ट्राइब के लोगों की एक फड़क उठी। पेई यानफी ने सीधे फैंग युआन पर हमला नहीं किया बल्कि भेड़ियों के झुंड में तबाही मचाता रहा और अब तक गे ट्राइब के 3 एल्डर्स को मार चुका था। इस तरह से वो मिरियड वुल्फ किंग से उलझने से बच गया और उसके हाथ खुले थे। वो इनडायरेक्टली वाइंड वुल्फ मिरियड वुल्फ किंग को भी लड़ने से रोक रहा था। उसकी बहादुरी के साथ साथ उसकी समझदारी भी साफ दिख रही थी। है कोई और? पेई यानफी ने स्वॉलो विंग्स गू का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते हुए शान से चिल्लाया। उसकी आवाज ने भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज को दबा दिया और बैटलफील्ड के हर कोने तक साफ सुनाई दी। गे ट्राइब खामोश थी जबकि पेई ट्राइब के गू मास्टर्स का मोराल काफी बढ़ गया। सच में एक जबरदस्त जनरल है, फैंग युआन ने हल्के से तारीफ की। पेई यानफी के पास बेहद मजबूत फ्लाइंग टेक्निक्स थी। वो कम ऊंचाई पर उड़ने में माहिर था। भले ही वो मास्टर लेवल पर नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। वो एक मेटल पाथ गू मास्टर था। उसके हमले बहुत तेज थे और आम गू मास्टर्स के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता, और उसके पास एक शानदार मूवमेंट एबिलिटी भी थी। वो पूरे बैटलफील्ड में बहुत तेजी से घूम रहा था, जैसे एक जन्नती घोड़ा जहां चाहे वहां चला जाए। आमतौर पर जो उससे ज्यादा ताकतवर थी उनके पास यूएस जैसी मूवमेंट एबिलिटी नहीं थी, जबकि जो उस पकड़ सकते थे उनके पास उसके जैसी बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी। कई बार फैंग युआन ने विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग को फ्रंटलाइन की तरफ भेजने की कोशिश की, लेकिन पेई यानफी चक्कर काटकर उसकी तरफ हमला कर देता। गे ट्राइब के लोग यूज रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए फैंग युआन को विंड वुल्फ किंग को वापस बुलाना पड़ा। यह विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग पेई यानफी से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन आखिरकार वो एक जंगली जानवर था और उसमें उतनी समझ नहीं थी। भले ही वो फैंग युआन के कंट्रोल में था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पेई यानफी से मैच नहीं कर सकती थी। मेरे पास बहुत कम मिरियड बीस्ट किंग्स हैं, सिर्फ एक पेई यानफी से निपटने में इतनी मुश्किल हो रही है। भेड़ियों के झुंड का स्केल भी बड़ा नहीं है। एक सच में मच्योर बीस्ट ग्रुप में कम से कम लाखों जानवर होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के अभी के 3 इंस्लेवमेंट मास्टर्स माजुन, यांग पो यांग और जियांग बाओ या के पास लाखों जानवरों के बीस्ट ग्रुप्स हैं। उनके पास तो ट्रम्प कार्ड के तौर पर म्यूटेटेड बीस्ट्स का एक छोटा ग्रुप भी है। फैंग युआन का दिमाग बीस्ट ग्रुप को बढ़ाने पर था जबकि वो बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था। उसका बीस्ट ग्रुप शायद शेप ले चुका था, लेकिन 3 लड़ाइयों में बार बार लड़ने के बाद उसकी ताकत साफ तौर पर कमजोर हो गई थी। सबसे बड़ी बात, मेन बैटल स्ट्रेंथ यूटीएनआई पावरफुल नहीं थी। गू मास्टर वर्ल्ड में जंग का फैसला करने वाले अभी भी हाई रैंक गू मास्टर्स हाई थे। फैंग युआन सोचते हुए 1000 वुल्फ किंग्स और 100 वुल्फ किंग्स को भेजकर भेड़ियों के झुंड को पेई ट्राइब कैंप की तरफ एक कॉन्सेंट्रेटेड हमले की लहर बनाने के लिए आगे बढ़ाया। भेड़िए चिल्लाए और सुनामी की तरह आगे बढ़े, जिससे दीवारों पर खड़े गू मास्टर्स टेंशन में आ गए और जल्दबाजी में सब कुछ मोबिलाइज करने लगे। इस बार का हमला सच में तेज है, रिजर्व ट्रूप्स को यहां जल्दी लाओ डिफेंड करने के लिए। अर्थ पाथ गू मास्टर्स, दीवारों को जल्दी रिस्टोर करो। टिके रहो, हमें टिके रहना ही होगा। अपने प्राइमेवल एसेंस को बचाने की मत सोचो। बूम बूम बूम, बड़ी मात्रा में आग के गोले नीचे गिरे और भेड़ियों के झुंड पर फट गए। सुनहरी भाले और तीर मछलियों के घने झुंड की तरह उड़े, भेड़ियों के झुंड पर टकराए, जिससे भारी नुकसान हुआ। कई एल्डर्स ने हाथ मिलाकर 2-3 छोटे पैमाने के टॉर्नेडो बनाए जिन्होंने भेड़ियों को 50-60 फीट ऊंचा हवा में उड़ा दिया। भेड़िए नीचे गिरकर मर गए। चलो हमला करते हैं। गे ट्राइब के लोगों ने भी अपनी ऑफेंस शुरू कर दी। गोस्ट फ्लेम गू, डरावनी नीली आग के 2-3 गोले दीवार की तरफ टूटे, गू मास्टर्स के एक ग्रुप से टकराए। गू मास्टर्स के पूरे शरीर ठंडी गोस्ट फायर से ढक गए। वो सबसे दर्दनाक चीखें मारने लगे। गोस्ट फायर ने उनके शरीर को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि सीधे उनकी आत्माओं को जला दिया। ऐसा दर्द बेहद तेज था। फिस्ट स्टोन गू, एक बैंड मुट्ठी जैसा विशाल पत्थर आसमान में से गुजर गया, एक शेर या बाघ की गर्जन जैसी आवाज निकालता हुआ, फिर वो दीवार पर जोर से टकराया। दीवार पर तुरंत एक गहरा गड्ढा बन गया और दरारें तेजी से सब तरफ फैल गई। दीवार पर खड़े गू मास्टर्स अपना बैलेंस नहीं बना पाए और नीचे गिर गए। लाइटनिंग नेट गू,
बिजली के करंट से बना एक बड़ा जाल आसमान की तरफ उड़ा और दीवार के एक हिस्से पर नीचे गिरा। दीवार के यूएस हिस्से पर खड़े गू मास्टर्स बिजली से पैरालाइज हो गए। कुछ ने अपने डिफेंसिव गू से जिद से मुकाबला किया, जबकि कुछ कोयले की तरह झुलसकर मर गए। जोरदार विस्फोट ने थोड़े ही समय में भारी संख्या में लोगों की जानें ले ली और गू मास्टर्स के प्राइमेवल एसेंस को भी तेजी से खत्म कर दिया। इसलिए थोड़ी देर बाद उन्हें रुकना पड़ा। पे ट्राइब और गे ट्राइब के गू मास्टर्स ने हमला करना बैंड कर दिया और पीछे हट गए। कुछ तो सीधे अपनी जगह पर बैठ गए और अपने प्राइमेवल एसेंस को रिकवर करने के लिए हर सेकंड का इस्तेमाल करने लगे। यही वक्त है। फैंग युआन की एड़ी चमक उठी जब उसने व्हाइट आई वुल्फ पर बैठे हुए ये देखा। जब दोनों तरफ सांस ले रहे थे, उसने अपना मुंह चला। वुल्फ स्मोक गू। भेड़ियों का धुआं उठा, बैटलफील्ड को ढक लिया और तेजी से भेड़ियों के झुंड के घावों को ठीक करने लगा और उनकी बैटल स्ट्रेंथ रिकवर करने लगा। वुल्फ हाउल गू। फैंग युआन ने आसमान की तरफ एक लंबी दहाड़ मारी और इस दर्दनाक दहाड़ के बाद भेड़ियों का झुंड भी गरजा, उनकी बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ गई। भेड़ियों का एक और हिस्सा बैटलफील्ड की तरफ दौड़ा, बैटलफील्ड में बचे हुए भेड़ियों के झुंड के साथ जुड़ गया, जिससे हमले की एक नई लहर बन गई। ये हमला दीवार के एक खास हिस्से की तरफ था। ये हिस्सा विशाल मुट्ठी पत्थर से टकराने के बाद पहले से ही टूटने की कगार पर था। हाओ! टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग भी आगे बढ़ा। दीवार पर खड़े गू मास्टर्स उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हर तरह के हमले कर रहे थे, लेकिन टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग ने जबरदस्ती हमले का सामना किया और दीवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दीवार गिर गई। डिफेंसिव लाइन में एक छेद हो गया। अनगिनत भेड़िए छेद से अंदर घुस गए और पे ट्राइब के गू मास्टर्स को मारने लगे। पे यानफी ने तुरंत स्वॉलो विंग्स गू एक्टिवेट किया और तेजी से वापस गया। रैंक 4 गोल्डन कोट गू। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा जो फिर धीमी पड़ गई और एक कवच बन गई। रैंक 4 स्वॉलो विंग्स गू। उसकी पीठ से एक और जोड़ा अबाबील के पंखों का निकल आया और 2 जोड़े पंखों के साथ उसकी स्पीड डबल हो गई। रैंक 4 रेनबो ट्रांसफॉर्मेशन गू। क्लैप। उसने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने सर के ऊपर उठाया। उसका पूरा शरीर एक सीधे पेंसिल की तरह, फिर एक सुनहरी तीर की तरह, उसने हवा में एक आग बनाया। रेनबो ट्रांसफॉर्मेशन गू के एक्टिवेट होने के साथ उसके 2 जोड़े पंख और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे एक सुनहरी आभा में बदल गया। 3 रैंक 4 गू एक साथ एक्टिवेट होकर एक किलर मूव बन गए। पे यान फेई का किलर मूव गोल्डन रेनबो स्ट्राइक। एक इंद्रधनुष की तरह उसका पूरा शरीर एक सुनहरी मीटर में बदल गया, सूरज के टुकड़े की तरह चमकदार रोशनी निकालता हुआ लोगों को अपनी एड़ी सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुनहरी इंद्रधनुष ने हवा में एक शानदार आग बनाया और तुरंत टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग से टकरा गया। फैंग युआन के कंट्रोल में अनिवार्य संकट के क्षण में टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग ने अपना शरीर घुमाया और अपनी शेल से पे यानफी का सामना किया। बूम! सुनहरी इंद्रधनुष टर्टलबैक से टकराया, एक जोरदार आवाज पैदा हुई और अनंत सुनहरी रोशनी भी फैली। एक पाल के लिए बैटलफील्ड पर खड़े गू मास्टर्स को मजबूरन अपनी अंगी बैंड करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद चमकदार रोशनी ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। सुनहरी किरणें धीमी पड़ गई और गू मास्टर्स ने धीरे धीरे अपनी धुंधली इल्म खोली। टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग की शेल को अचानक पे यानफी ने छेड़ दिया था। एक ऐसा छेड़ बन गया था जहां से कोई भी वुल्फ किंग के बाएं तरफ से उसके दाएं तरफ देख सकता था। टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग ने एक दर्दनाक दहाड़ मारी। ऐसी चोटों के साथ उसकी बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल नीचे गिर गई थी। इसी बीच पे यानफी का चेहरा पीला पड़ गया जब वो हवा में मंडरा रहा था। इस पल कई हैरान आवाजें गूंजी। गे ट्राइब के गू मास्टर्स का गला सूख गया, जबकि पे ट्राइब का मराल आसमान छूने लगा। वो अपने ट्राइब लीडर की शक्ति के नारे लगा रहे थे। लॉर्ड, पे यानफी इतनी देर से जोरदार लड़ाई कर रहा है और अब उसने अपना किलर मूव इस्तेमाल करके मिरियड वुल्फ किंग को घायल कर दिया है। उसका प्राइमेवल एसेंस जरूर खत्म हो गया होगा। अभी उस पर हमला करने का सही वक्त है, गे ग्वांग ने जोश में चिल्लाकर कहा। फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। गे ग्वांग सही था, पे यानफी इतनी देर से लड़ रहा था, उसके पास ज्यादा प्राइमेवल एसेंस नहीं बचा होना चाहिए। फैंग युआन ये बात साफ जानता था, लेकिन अपनी 500 साल की यादों के साथ फैंग युआन जानता था कि पे यानफी के पास एक रहस्यमयी गू था जिसे डू और डाई गू कहते थे। ये गू एक रैंक 5 गू था जो गू मास्टर को तुरंत बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस दे सकता था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट उनके कल्टीवेशन स्टेज में कमी थी। ऑफ कोर्स, सिर्फ ये बात फैंग युआन को हार मानने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन हमारे कैंप, जेंग ट्राइब कैंप और बे ट्राइब कैंप से कोई बुरी खबर तो नहीं है? फैंग युआन ने पूछा। गे ग्वांग ने तुरंत जवाब दिया, अभी तक नहीं।
फैंग युआन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कमांड दिया, हमारी ट्राइब की बैटल स्ट्रेंथ गिर गई है और पेई ट्राइब को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। हम पीछे हटेंगे। चैप्टर 483 सेफली रिट्रीट। बी काओ शुआन लड़ाई के हर पाल पर नजर रखे हुए था। उसके पास 11 गू मास्टर्स थे। बी ट्राइब के एल्डर्स के अलावा कुछ जेंग ट्राइब के एल्डर्स भी थे। उन सबको बेई काओ चुआन ने बुलाया था। उनका एक ही मकसद था, चांग शन यिन को मारना और इस लड़ाई का पासा पलटना। ये ट्राइब तो बिखरी हुई रेत की तरह है, हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। असली प्रॉब्लम सिर्फ वुल्फ किंग चांग शान यिन है। जैसे ही हम उस मार देंगे, जीत हमारी होगी। हम अभी भी जीत सकते हैं। बीकाओ चुआन की आंखें चमक रही थी जब वो लड़ाई को देखते हुए अपने आसपास के लोगों का मोराल बढ़ा रहा था। जेंग ट्राइब के एल्डर्स उसकी बातों से पूरी तरह कन्विंस हो गए थे। बी ट्राइब लीडर सही कह रहे हैं, लेकिन हम हमला कब करेंगे? बीकाओ चुआन ने अपनी अणि सिकोड़ ली, हमें इंतजार करना होगा। वुल्फ किंग बहुत चौकन्ना है, उसने सिर्फ टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग को हमले की लीडरशिप के लिए भेजा है, जबकि विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग हमेशा उसके पास रहा। उसके पास अपने डिफेंस के लिए काफी फौज है। भले ही हम ताकतवर हैं, लेकिन हमारे पास उस पर हमला करने का सिर्फ एक ही मौका है। अगर हम फेल हो गए तो हमें जबरदस्ती आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां हम भेड़ियों के झुंड से घिरे होंगे और चांग शन यिन को मारने का चांस ना के बराबर होगा। इसी पाल बैटलफील्ड पर सबसे घमासान टक्कर हुई। हर तरह के हमले हर रंग और आकार में बैटलफील्ड को भर रहे थे। धमाकों की जोर जोर से आवाजें लगातार आ रही थी। ये देखकर सबके दिल कांप उठे। ऐसे बैटलफील्ड में एक रैंक 3 गू मास्टर भी बस टोपे का गोला था। सिर्फ रैंक 4 या 5 गू मास्टर्स हाई असली ताकत थे। लॉर्ड, अब हमला करने का सबसे अच्छा वक्त है, एक एल्डर ने सुझाव दिया। जल्दी नहीं, बीकाओ चुआन ने अपना हाथ हिलाया। जब हमला थोड़ा रुका और आखिरकार खत्म हुआ तो एक एल्डर से रहा नहीं गया, लॉर्ड ट्राइब लीडर, अब वक्त आ गया है। जब तक गे ट्राइब के गू मास्टर्स अपना प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर रहे हैं, हम अंदर घुसकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। नहीं, हमारा टारगेट सिर्फ चांग शान यिन है। भले ही उनके बीच एक घमासान लड़ाई हुई, लेकिन चांग शन यिन के पास भेड़ियों की संख्या बढ़ गई है। बीकाओ चुआन ने गंभीरता से माना कर दिया। आगे फैंग युआन ने हमला किया और अपने समय का सही इस्तेमाल करके डिफेंसिव दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। पे ट्राइब का डिफेंस आखिरकार टूट गया। बड़ी संख्या में भेड़िए अंदर घुस आए और टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग भी पहुंच गया। ये बुरा हुआ। अगर डिफेंसिव लाइन टूट गई तो भेड़ियों का झुंड पूरी ताकत से हमला करेगा। पे ट्राइब इससे संभाल नहीं पाएगा। ये एक इमरजेंसी है। लॉर्ड, हमें हमला करना होगा। अगर नहीं किया तो पे ट्राइब खत्म हो जाएगा। अगर हम अभी हमला करते हैं तो हम इस सिचुएशन को बचा सकते हैं। नहीं, बीकाओ चुआन खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। जिस मौके का वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो आ गया था। जब तक पे ट्राइब का डिफेंस टूटा हुआ है, चांग शन यिन को भेड़ियों के झुंड को मोबिलाइज करके पे ट्राइब कैंप पर हमला करना पड़ेगा। इस तरह उसका अपना डिफेंस बहुत कमजोर हो जाएगा। यह बीकाओ चुआन को यूज मारने का एक अच्छा मौका देगा। अगर हम अभी हमला करते हैं तो ये सिर्फ चांग शन यिन को अलर्ट कर देगा और वो अपने भेड़ियों को वापस बुला लेगा, जिससे लड़ाई फिर से एक स्टेलमेट में बदल जाएगी। जब हम खुद को जाहिर कर देंगे तो हम उस मारने का कीमती मौका खो देंगे। हमारे तीनों ट्राइब्स आपस में अलाइड हैं, तो पे ट्राइब का नुकसान हमारे से इतना कम क्यों हुआ? वुल्फ किंग बहुत चौकन्ना है, उससे निपटना आसान नहीं है। सिर्फ पे ट्राइब को चारे की तरह इस्तेमाल करके उस जीत का स्वाद चखने देकर ही हम यूज स्पेल मार सकते हैं जब वो अपना गार्ड नीचे करेगा। एक पाल में बीकाओ चुआन का दिमाग तेजी से चला और उसके मन में कई विचार आए। लेकिन वो ये जोर से नहीं कह सकता था। इसके बजाय उसने कहा, थोड़ा और इंतजार करो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पे यानफी पर भरोसा रखो। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर जनरल है। तुम्हें क्या लगता है वो इतना कमजोर है? रैंक 3 गू मास्टर्स ने ये सुना और उन्होंने आगे बढ़ने का अपना जोश रोक लिया। बीकाओ चुआन ने ये अभी कहा ही था कि पे यानफी ने अपना किलर मूव गोल्डन रेनबो स्ट्राइक चला दिया। जोरदार धमाके ने सबको मजबूर कर दिया कि वो अपनी बाहें उठाकर अपनी आंखों को तेज रोशनी से बचाएं। जब रोशनी कम हुई, टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग को भारी चोट आई थी, जबकि पे यानफी डिफेंसिव दीवार के मलबे के ऊपर हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा पीला था। कितना ताकतवर! सिर्फ एक ही हमले में उसने मिरियड बीस्ट किंग को बुरी तरह घायल कर दिया।
ये पे यानफी का मशहूर किलर मूव है, ये सच में जबरदस्त है। बी ट्राइब लीडर कमाल के हैं, उन्होंने बैटलफील्ड को इतनी अच्छी तरह समझा, मैंने बहुत कुछ सीखा। एल्डर्स ने पे यानफी की बैटल स्ट्रेंथ पर अपनी हैरानी जाहिर की, साथ हाई बीकाओ चुवान के जजमेंट की तारीफ भी की। बीकाओ चुवान के होठ थोड़े फड़के, वो तो चाहता था कि पे यानफी अपने कैंप को बचाने में फेल हो जाए। अभी भी उम्मीद है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पे यानफी ने इतने स्ट्रॉन्ग मूव के लिए जरूर अपना बहुत सारा प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल किया होगा। उसके चेहरे को देखकर लगता है, उसकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है। जब तक विंड वुल्फ किंग चैंग शेनयिन के पास है, वो लगभग इनविंसिबल है। पे ट्राइब अभी भी कमजोर पोजीशन में है। अगर भेड़ियों का झुंड फिर से पे ट्राइब कैंप पर हमला करता है, तो मैं अपने पहले वाले प्लान पर ही काम करूंगा। अगर पे यानफी का पलड़ा भारी रहता है, तो मैं मौके का फायदा उठाऊंगा और उसके साथ मिलकर चांग शेनयिन को आखिरी चोट पहुंचाऊंगा। बीकाओ चुवान के दिमाग में चिंगारियां उड़ रही थी, उसने पलक झपकाते हुए अपना प्लान बदल लिया। मेरे पास एक मौका है, अभी भी उम्मीद है। मैं इस वक्त घबरा नहीं सकता, मुझे शांत रहना होगा और सहना होगा। जैसे ही हम चांग शेनयिन को मार देंगे, ना सिर्फ हम इस सिचुएशन को पलट देंगे, बल्कि मुझे शोहरत भी मिलेगी। जब मैं लियू वेनवू का आदमी बन जाऊंगा, तो मुझे इंपॉर्टेंट रोल मिल सकते हैं और मैं अपने ट्राइब के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ सकता हूं। बीकाओ चुवान अपने दिल में खुद को हिम्मत दे रहा था। लेकिन इसी पाल, उसकी एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने कसम खाई, हे भगवान, ये क्या बकवास है। एल्डर्स ने यूज अजीब नजर से देखा। ए फ्लैट तक, भले ही लड़ाई कितनी भी तनावपूर्ण थी, बीकाओ चुवान बेहद कॉन्फिडेंट था और सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी। वो अब अपनी हिम्मत क्यों खो रहा था? बीकाओ चुवान को अन नजरों की कोई परवाह नहीं थी। वो बैटलफील्ड को घूरता रहा और बेकाबू होकर बोला, ये चांग शेनयिन आखिर इस वक्त पीछे क्यों हट रहा है? वुल्फ किंग एक फायदेमंद सिचुएशन में था। भले हाई टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग बुरी तरह घायल था, लेकिन वो मारा नहीं था। उसके पास अभी भी एक और विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग था। इसके आगे पे यानफी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। सबसे जरूरी बात, पे ट्राइब कैंप का डिफेंस टूट चुका था। अगर वो इस कमजोरी का फायदा उठाकर हमला करता, तो पे ट्राइब पर डिफेंड करने का प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा होता। ज्यादा चांसेस द कि वो टिक नहीं पाते। अगर भेड़ियों का झुंड पे ट्राइब कैंप में घुस जाता, तो बीकाओ चुवान के पास हमला करने का मौका होता और वो वुल्फ किंग को पीछे से आखिरी चोट पहुंचाता। लेकिन अब वो पीछे हट रहा था। चांग शेनयिन पीछे क्यों हट रहा था? बीकाओ चुवान के पास इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। वो अब बेहद नर्वस था, उसके कॉन्फिडेंट चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखने लगी थी। वुल्फ किंग के पास अभी भी बहुत ताकत थी। अगर वो पीछे हट जाता, तो जिस हमले का उसने इतनी मेहनत से इंतजार किया था, वो बर्बाद हो जाता। सबसे बुरी बात, बी ट्राइब कैंप और झेंग ट्राइब कैंप गे ट्राइब के कंट्रोल में थे। अगर भेड़िए पीछे हट जाते, तो वो इन सभी बंदियों और रिसोर्सेस को अपने साथ ले जाते और बीकाओ चुवान अपने ट्राइब को पूरी तरह खो देता। बिना ट्राइब के, सिर्फ कुछ एल्डर्स के साथ, बीकाओ चुवान का ट्राइब लीडर का स्टेटस सबसे बड़ा मजाक बन जाता। अभी की सिचुएशन को देखो, अगर वो लियू वेनवू के पास जाता, तो यूं जरूर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिलती। नहीं, मैं चांग शेनयिन को इतनी आसानी से पीछे हटने नहीं दे सकता। अगर वो चला गया, तो हमारे सफल होने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। बीकाओ चुवान अपने दिल में चीखा। वो अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, सब लोग, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। चांग शेनयिन का दम फूल गया है, वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वक्त है कि हम हमला करें और वुल्फ किंग को मार डालें। सब लोग, अब वक्त आ गया है अपने ट्राइब को वापस लेने का। उसके पास खड़े एल्डर्स भी लड़ाई की सिचुएशन देख सकते थे। बीकाओ चुवान की बातों ने उन्हें जोश से भर दिया और उनका लड़ने का जज्बा बढ़ गया। मारो चांग शेनयिन, भागने की सोचना भी मत। वुल्फ किंग, अगर हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 ले लो। रैंक 3 गू मास्टर्स का एक ग्रुप अपनी छिपने की जगह से निकला और बीकाओ चुवान की लीडरशिप में पीछे से गे ट्राइब की आर्मी पर हमला करने लगा। HMPH, जैसा सोचा था, आ ही गए। फैंग युआन ने यह पहले ही सोच लिया था। इन लोगों को देखकर वो बिल्कुल नहीं घबराया। वो साफ समझ गया था, बीकाओ चुवान और उसके साथी अपने ट्राइब्स को रिइंफोर्स करने वापस नहीं गए, इसलिए सिर्फ दो हाई पॉसिबिलिटीज थी। एक ये कि वो बदला लेने के लिए गे ट्राइब के में कैंप पर हमला कर रहे थे। दूसरी ये कि वो पे ट्राइब को रिइंफोर्स कर रहे थे। क्योंकि तीनों ट्राइब्स और उनके कैंप्स सही सलामत ये लोग जरूर आसपास ही छिपे हुए थे। अगर फैंग युआन पे ट्राइब कैंप पर हमला जारी रखता और अपनी पूरी ताकत से पे यानफी के साथ लड़ता,
तो आखिरी क्रूशियल मोमेंट पर उस जरूर एक कातिलाना हमले का सामना करना पड़ता। इसलिए पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा फैसला था। लेकिन ये लोग इंतजार करने में सच में बहुत अच्छे थे। मैंने जब उन्हें मजबूर किया तब वो सामने आए। लगता है उनके इरादे काफी गहरे हैं। फैंग युआन व्हाइट आइज वुल्फ पर बैठे हुए शांति से सोच रहा था। गे ट्राइब के लोग परेशान थे। बीकाओ चुवान और बाकी 11 लोग एक्सपर्ट्स थे। वो अपने हमले में अनस्टॉपेबल थे। इसने गे ट्राइब के लोगों पर एक बड़ा मेंटल प्रेशर डाल दिया था। लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, हम क्या करें? गे ग्वांग ने पूछा। तुम घबरा क्यों रहे हो? मेरे कमांड को सुनो और पीछे हटो। फैंग युआन ने ठंडी हंसी हंसी। बैटलफील्ड में पीछे हटना बेहद रिस्की था। अक्सर पीछे हटने पर दुश्मन उनका पीछा करते थे और उन्हें भागने में नाकामयाब कर देते थे। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। वो जानता था कि ये भेड़िए पीछे हटने पर उन्हें कवर देने के लिए अच्छे थे। उसके पास दोनों तरफ से प्रेशर का सामना करने और भागने की काबिलियत थी। उसने टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग को अपने पास बुलाया और अपने भेड़ियों के झुंड को वापस बुलाया। 100 वुल्फ किंग्स, 1000 वुल्फ किंग्स को आर्मी के बीच में इकट्ठा कर लिया। जहां तक अनाम जंगली भेड़ियों की बात थी, उन्हें दुश्मन का प्राइमेवल एसेंस खर्च करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया। जैसा सोचा था, थोड़ी देर बाद बीकाओ चुवान और उसके साथियों का मोमेंटम कम हो गया और वो अपने एपेचर्स में प्राइमेवल एसेंस को बचाकर इस्तेमाल करने लगे। डैम इट, क्या हम चांग शनयिन को ऐसे ही पीछे हटने दें? बीकाओ चुवान ने अपने होठ काट लिए। उसकी इरुमार काट से लाल हो गई थी। उसके दिल में बेहद गुस्सा था। पेई यानफी, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो? अगर हम आज वुल्फ किंग की जान नहीं ले पाए तो हम हीरोज असेंबली में हिस्सा लेने के लिए क्या मुंह दिखाएंगे? बीकाओ श्वान चिखा। पेई यानफी ने नाक सिकोड़ी। वो कोई अनपढ़ गवार नहीं था। वो जानता था कि बीकाओ चुवान का अचानक हमला उसने पेई ट्राइब को धोखा देने के बाद किया था। वो उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन वुल्फ किंग चांग शनयिन को छोड़ा नहीं जा सकता था। इस लड़ाई के दौरान गे ट्राइब ने एक साथ 3 ट्राइब से लड़ाई की। अगर वो सफलतापूर्वक पीछे हट जाते तो उनका नाम हो जाता और ये 3 ट्राइब्स उनकी सीधी बन जाते। इसके अलावा पे ट्राइब को भारी नुकसान हुआ था। वो इतनी गहरी नफरत का बदला कैसे ना लेता? ये सोचते हुए पे यानफी ने अपना मन बना लिया। रैंक 5, डू और डाई गू। स्विश स्विश स्विश। पे यानफी का दिल खाली सा महसूस हुआ जब बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस हवा से पैदा होकर उसके सूखे एपेचर को भर गया। चांग शनयिन, अपनी जान द डू। वो चिल्लाया और आगे बढ़ा। गे ट्राइब के लोग घबरा गए। फैंग युआन हंसा, आसपास पूछते हुए, ये कौन है? गे ग्वांग ने फैंग युआन की शांति की तारीफ की और उसके दिल की घबराहट दूर हो गई। उसने गंभीरता से जवाब दिया, बी ट्राइब का लीडर बीकाओ श्वान। बीकाओ श्वान। पे यानफेई। ही, मुश्किल समय में हाई हीरोज पैदा होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फैंग युआन ने जोर से उनकी तारीफ की और उसकी आवाज हवा में गूंज गई। आगे वो व्हाइट आइज वुल्फ से नीचे कूद गया और अपना घोड़ा बदलकर एक हम्प वुल्फ पर बैठ गया। व्हाइट आइज वुल्फ ने कुछ तेज कदम उठाए। विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग और टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग के साथ खड़ा हो गया। वो तो बीकाओ चुवान का मोमेंटम जैम गया। उसकी एल की पुतलियां सिकुड़ गई। पेई यानफी का चेहरा गंभीर था। वो बेहद कड़वा महसूस कर रहा था। व्हाइट आइज वुल्फ एक म्यूटेटेड बीस्ट था जिसकी ताकत एक मिरियड बीस्ट किंग के बराबर थी। पहले वो फैंग युआन पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके व्हाइट आइज वुल्फ को नजरअंदाज कर दिया। फ्लैट जब व्हाइट आइज वुल्फ सामने आया, उसकी पहचान तुरंत जाहिर हो गई। डैम इट। पेई यानफी ने अपने दांत पीस लिए और मजबूरी में अपना हमला रोक दिया। अगर फैंग युआन के पास सिर्फ विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग बचा होता तो ठीक था, लेकिन एक व्हाइट आइज वुल्फ के साथ उसके पास उनके हमलों का सामना करने और यहां तक कि पलटवार करने की भी ताकत थी। पेई यानफी ने रिस्क लेने और पेई ट्राइब को फिर से खतरे में डालने की हिम्मत नहीं की। उसने हार मानने का फैसला किया। दूसरी तरफ बीकाओ चुवान के पास भी अपने कदम रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने पीछे हटी हुई आर्मी को देखा। उसके दिल में न सिर्फ निराशा महसूस हुई बल्कि एक सख्त ठंडक भी। वुल्फ किंग चांग शनयिन, आखिर तुम्हारे पास कितने ट्रम्प कार्ड्स हैं? चैप्टर 484। इन्फ्लुएंस। शोर मचाती रात की हवाएं धीरे धीरे रुक गई। जमीन पर जंगली घास के पास घनी धुंध बनने लगी। गे ट्राइब की सेना क्रेसेंट लेक के किनारे किनारे पीछे हट रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सफलतापूर्वक पीछे हटने के बाद इन लोगों में अभी भी लड़ने का जज्बा बाकी था। भले ही वो आखिर में पेई ट्राइब को हरा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई में अपना नाम बना लिया था।
गे ट्राइब के लोग जोश से इस बारे में बात कर रहे थे। ये लड़ाई कमाल की थी। वो कुत्ते की मौत मरने वाले टीम ट्राइब अलायंस, उन्होंने हम गे ट्राइब से पंगा लेने की हिम्मत की, वो तो सीधे मौत को दावत दे रहे थे। HMPH, क्या झेंग ट्राइब, बी ट्राइब या पेई ट्राइब, वो सब बस ऐसे ही थे। अब बी ट्राइब और झेंग ट्राइब के कैंप्स हमारे कब्जे में हैं और पेई ट्राइब को भारी नुकसान हुआ है। आज रात की इस लड़ाई के बाद गे ट्राइब पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर हो जाएगा। एक ट्राइब की ताकत से 3 ट्राइब्स को चैलेंज करना, ऐसी उपलब्धि और हिम्मत ने गे ट्राइब के गू मास्टर्स को गर्व और आत्मविश्वास से भर दिया था। ये सब लॉर्ड वुल्फ किंग चैंग शन यिन की वजह से हुआ, एक गू मास्टर ने कहा। इन शब्दों ने तुरंत एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। अगर भेड़िए आगे बढ़कर हमारे लिए रास्ता साफ ना करते तो हमें जरूर भारी नुकसान होता और हमारे कई लोग मारे जाते। ये है एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर की ताकत। कोई हैरानी की बात नहीं कि इतने सारे ट्राइब्स एक या दो एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को पालने के लिए अपने खर्चे कम कर देते हैं। लॉर्ड वुल्फ किंग हमारे ट्राइब के सुप्रीम एल्डर हैं। हम एक ही परिवार हैं। ये सच में हमारे लिए गर्व की बात है कि लॉर्ड वुल्फ किंग हमारे साथ हैं। इस लड़ाई के बाद फैंग युआन की प्रेस्टीज गे ट्राइब में एक अजीब हाई लेवल पर पहुंच गई थी। फैंग युआन फिर से व्हाइट आइज वुल्फ पर सवार हो गया, जबकि गे ट्राइब के लीडर और एल्डर्स का ग्रुप उसके साथ था। सुप्रीम एल्डर होने के नाते फैंग युआन के पास ट्राइब लीडर गे ग्वांग को जबरदस्ती हटाने का अधिकार था। ऑफ कोर्स, गे ग्वांग एक आज्ञाकारी शतरंज का मोहरा था। फैंग युआन का यूज हटाने का कोई इरादा नहीं था। बड़ी सेना पहले झेंग ट्राइब कैंप वापस आई। पीछे छोड़े गए गू मास्टर्स ने पहले ही सारे रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें 30 ब्लू फार्म स्लग ट्रांसपोर्टेशन ट्रूप्स पर रख दिया था। इन स्लग्स को म्यूकस गू वॉर्म्स के नाम से जाना जाता था। वो बिना शेल के घोंघे की तरह थे। वो रैंक 3 के उनका शरीर हाथियों से भी बड़ा था। वो नीले दी और उनके शरीरों पर नीले पानी के क्रिस्टल्स UGTE थे। यह ब्लू फार्म स्लग गू इस्तेमाल करने में आसान थे। वो कम प्राइमिवल एसेंस खर्च करते थे और गू मास्टर्स को बस चीजें उनके शरीरों में टूसनी पड़ती थी। ब्लू फार्म स्लग गू के पास कोई अटैकिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी। चीजों को निगलने के बाद उनके शरीर फूल जाते थे। ये टीज ब्लू फार्म स्लग गू अब अपने असली आकार से 5 गुना बड़े थे। यहां तक कि एक मिरियड बीस्ट किंग भी उनके आकार का आधा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जेंग ट्राइब में अभी भी थोड़े रिसोर्सेज बचे थे जो ले जाए नहीं जा सकते थे और उन्हें कैंप में ही छोड़ना पड़ा। पीछे रुके हुए एल्डर ने कैलकुलेशन के बाद जीत की लिस्ट SAUNP दी। फैंग युआन ने यूएस पर एक नजर डाली। मुनाफा बहुत बड़ा था। हम अमीर हो गए। गे ग्वांग ने ये देखा और खुशी से झूम उठा। ये तो एक बहुत बड़ी दौलत है। और हमें इतने सारे बंदी भी मिले। हमारा गे ट्राइब जल्दी ही एक लार्ज साइज ट्राइब बन सकता है। हमें इन कुछ दिनों में अलर्ट रहना होगा। हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा और आसपास के ट्राइब्स को हमारे समा पर नजर डालने से रोकना होगा। लेकिन हम अनगू मास्टर्स का क्या करेंगे जिन्होंने सरेंडर किया है? नियम के मुताबिक वो स्लेव गू मास्टर्स बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास इतने स्लेवरी गू नहीं हैं। गे ट्राइब के लोगों को अब सर दर्द होने लगा। गे ट्राइब सिर्फ एक मिडिल साइज ट्राइब था। उनकी बुनियाद कमजोर थी। अगर वो एक बड़ा ट्राइब होते तो वो इस जीत को बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर पाते। उन्होंने एक ग्रुप को जगह की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया और उन्हें निर्देश दिया कि अगर पेई ट्राइब की सेना आए तो पीछे हट जाना ताकि अपनी ताकत बची रहे। गे ट्राइब की सेना टीज ब्लू फार्म स्लग गू और बड़ी संख्या में बंदियों को लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ी। जब वो भी ट्राइब कैंप पहुंचे तो सेना रुक गई। जब वो फिर से चले तो ग्रुप का आकार कई गुना बढ़ चुका था। जब वो आखिरकार अपने गे ट्राइब कैंप पहुंचे तो लौटने वाले योद्धाओं का सभी गे ट्राइब के लोगों ने गर्माजोशी से स्वागत किया। जश्न की आवाजें बेहद ऊंची थी जब सुबह की पहली किरणें उनके चेहरों पर पड़ी। इसके विपरीत वो बंदी या तो संदेह या निराशा में डूबे हुए थे, जैसे दोनों तरफ के लोग अलग अलग दुनिया में रहते हो। फैंग युआन ने हल्के से एक गहरी सांस छोड़ी। वापसी के रास्ते में यूज पे ट्राइब के हमले का डर था। लगता है पे यानफी अपने ट्राइब की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और अपनी फौज को बचाना चाहता था, इसलिए उसने हमला नहीं किया। वरना हमें रास्ते में और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ऑफ कोर्स, इसका मुख्य कारण यह था कि मैंने उन्हें व्हाइट आइज वुल्फ दिखाया। ये दिखावा किया कि यूएस में एक मिरियड बीस्ट किंग की ताकत है। लेकिन सच ये था कि फैंग युआन का व्हाइट आइज वुल्फ थर्ड वॉच गू की वजह से बड़ा हुआ था। अस पर एक भी वाइल्ड गू वर्म नहीं था। ये गू की दुनिया थी। बिना एक भी वाइल्ड गू के व्हाइट आइज वुल्फ 1000 बीस्ट किंग को भी नहीं हरा सकता था। अगर वो सच में लड़ते
तो व्हाइट आइज वुल्फ सिर्फ एक बड़ा सा जंगली भेड़िया था। लेकिन अगर पे यानफी और बे काओशुआन डरते नहीं और हमला जारी रखते तो फैंग युआन मुश्किल में पड़ जाता। उसने पहले ही अपने भेड़ियों के झुंड की 120% ताकत लगा दी थी। स्ट्रेंथ पाथ के मामले में उसने अभी शुरुआत ही की थी, उसके पास सिर्फ 30 जून की ताकत थी। सोल के मामले में वो अभी तक 1000 मैन सोल तक नहीं पहुंचा था। मेरी अभी की ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। एक रात में 3 लड़ाइयों के बाद मैं अपनी सभी कमजोरियों को साफ महसूस कर सकता हूं। ए फ्लैट जब वो सुरक्षित थे, फैंग युआन ने भेड़ियों के झुंड को देखा। 7000 भेड़ियों के झुंड को भारी नुकसान हुआ था, आधे से भी कम बचे थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान उसके मिरियड बीस्ट किंग्स थे। फैंग युआन के पास 3 मिरियड बीस्ट किंग्स थे, लेकिन इस लड़ाई के बाद नाइट वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग मारा गया और टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग बुरी तरह घायल हो गया। भले ही उसका इलाज शुरू हो गया था, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। विंड वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग घावों से भरा हुआ था, उसने अपने ऊपर के बहुत सारे गू वॉर्म्स खो दिए थे और उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी गिर गई थी। लेकिन फैंग युआन को कोई अफसोस नहीं था। अपनी जीत के मुकाबले ये नुकसान कुछ भी नहीं थे। दोनों कैंप्स से मिली भारी लूट की तो बात ही छोड़ दो, फैंग युआन ने इस लड़ाई से अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए थे। पहल करके हमला करना और अकेले 3 ट्राइब्स से लड़ना। वुल्फ किंग चैंग शन यिन का नाम नॉर्दर्न प्लेन्स में फिर से फैल जाएगा और एक चर्चित टॉपिक बन जाएगा। यह फैंग युआन की ताकत का ऐसे बूट था, ये उसके हीरोज असेंबली में हिस्सा लेने और ताई बायुन शेंग से निपटने के भविष्य के प्लान्स में एक बड़ी मदद होगी। इसके अलावा इन मारे हुए भेड़ियों ने एक बड़े मकसद को पूरा किया। उनकी आत्माओं को फैंग युआन ने संभाल कर रखा था और डांगहे माउंटेन को उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद मैंने अपना नाम बना लिया है, साथ ही अपनी दरिंदगी भी दिखा दी है। मुझे यकीन है कि यह आसपास की ताकतों को डराएगा। इससे गे ट्राइब आराम कर सकती है और खुद को रिग्रुप कर सकती है, जबकि मैं भी अपने वुल्फ ग्रुप को बढ़ाने और अपनी वुल्फमैन सोल को कल्टिवेट करने के लिए कुछ समय ले सकता हूं। साथ ही अपने रैंक 5 इंस्लेवमेंट पाथ गू वॉर्म्स की तैयारी भी कर सकता हूं। अपने बिस्तर पर लेते हुए फैंग युआन के विचार फैलते गए और धीरे धीरे गायब हो गए। गू हाउस के बाहर जश्न की आवाजें और ऊंची हो रही थी क्योंकि गे ट्राइब के लोग भी इंतहा जश्न मना रहे थे। फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी अंग बैंड कर ली। वो थका हुआ महसूस कर रहा था। एक रात में 3 लड़ाइयां, इतने सारे भेड़ियों को कंट्रोल करके घमासान लड़ाई में हिस्सा लेना, इसने उसकी मानसिक ऊर्जा को खर्च कर दिया था। एक ऐसी थकान जो उसकी आत्मा से उठकर उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। जब वो गहरी नींद सो रहा था, तब एक बड़ा हंगामा पूरे क्रेसेंट लेक में फैल चुका था। सुबह तक लगभग हर आसपास के ट्राइब लीडर या उनके स्ट्रैटेजिस्ट को इस लड़ाई के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। कुछ लोग संदेह में थे, कुछ डर गए थे, कुछ भयभीत या कुछ गुस्से में थे। लेकिन उनके एहसास चाहे जो भी हों, एक ही बार में गे ट्राइब और वुल्फ किंग चैंग शन यिन हर ट्राइब का सबसे गर्म टॉपिक बन गए। मैं तो यूज बिल्ली समझ रहा था, पर वो तो चीता निकला। वांग ट्राइब का लीडर इस लड़ाई का विवरण देने वाले कागज को घूर रहा था। काफी देर बाद उसने अफसोस से भरी एक सांस ली। वो किनारे से तमाशा देखना चाहता था। अगर सिचुएशन इजाजत देती तो वो इस झगड़े से कुछ फायदा उठा लेता। लेकिन यह सोचना कि गे ट्राइब ने फैंग युआन की लीडरशिप में एक ही रात में 3 ट्राइब्स को चैलेंज किया और पे ट्राइब को एक बड़ा झटका दिया। बी ट्राइब का लीडर बी काओ चुवान एक आवारा बन गया और पे यानफी, नॉर्दर्न प्लेन्स का एक जबरदस्त जनरल, अपने कल्टीवेशन का एक छोटा रेल्म खो बैठा। वो बिल्कुल ही हिम्मती और दरिंदा है, वो हद से ज्यादा बेरहम है। यहां तक कि वांग ट्राइब के स्ट्रैटेजिस्ट वांग द डाओ ने भी इस जानकारी को देखा और उसका चेहरा बदल गया। गे ट्राइब ने बिना चेतावनी के हमला किया। पहले हमला करके तीनों ट्राइब्स को बेखबर पकड़ लिया। 2 बर्बाद हो गए जबकि एक आधा बर्बाद हो गया। यह हद पार करना है। उन्होंने हमारे अनकहे नियम को तोड़ा है। क्या उन्हें हम सबसे दांत खाने का डर नहीं है? वांग द डाओ ने गुस्से से कहा। गे ट्राइब के इस अंधाधुंध हमले ने यूज बेचैन कर दिया था। इसी समय बाहर खड़े गू मास्टर ने एक और चिट्ठी लाकर दी। ये गे ट्राइब की तरफ से एक चिट्ठी थी। इसे क्रेसेंट लेक के पास की सभी ताकतों को भेजा गया था। चिट्ठी गे ग्वांग ने खुद लिखी थी। इसमें बताया गया था कि कैसे तीनों ट्राइब्स के इरादे नेक नहीं थे और गे ट्राइब को खुद को बचाने के लिए उन्हें पलटवार करना पड़ा। चिट्ठी में यान ट्राइब और उनके पास जो भी कारण और जस्टिफिकेशंस उनके बारे में बात की गई थी, जिसमें चांग शन यिन की सालों पुरानी दुश्मनी भी शामिल थी। सच तो यह है कि उस समय चांग शन यिन एक शिकार था, इसलिए उस हाथू गू और डाकुओं का अकेले सामना करना पड़ा। ए फ्लैट जब वो वापस आ गया है तो वो अपने ट्राइब से बदला लेना चाहता है। इस बीच
चांग ट्राइब पहले से हाई यंग मास्टर ल्यू वेनवू की फौज का हिस्सा था। यान ट्राइब ल्यू वेनवू का ससुराल था, लेकिन उन्हें उसकी दुश्मनी के बारे में नहीं पता था और उन्होंने चांग शनयिन से मदद मांग ली। इस तरह सब कुछ शुरू हुआ। वांग द डाओ ने इस चिट्ठी को देखा और उसका चेहरा अनिश्चित हो गया। वो और भी गुस्से में आ गया। चांग शनयिन अपनी निजी दुश्मनी में बेगुनाहों को शामिल कर रहा है। ये कैसा नॉर्दर्न प्लेन्स का हीरो है? वांग ट्राइब का लीडर शांत था। वो सीधे मुद्दे पर आया। लेकिन इस तरह गे ट्राइब के पास हमला करने का एक कारण है। भले ही ये कारण बहुत जबरदस्ती का है, लेकिन वो कम से कम खुद को एक सही एक्सप्लेनेशन से कवर कर सकते हैं। गे ट्राइब के पास चांग शनयिन का प्रोटेक्शन है। 3 ट्राइब्स को हराने के बाद उनकी ताकत जरूर बढ़ेगी और वो एक्सपेंड करेंगे। दूसरे ट्राइब्स के इकट्ठा होकर चांग शनयिन से निपटने की उम्मीद बहुत कम है जब वो इन 3 ट्राइब्स की बुरी हालत देखेंगे। वांग द डाओ ने सर हिलाया। तो अब हम क्या करें? वुल्फ किंग के एक्शंस बहुत तेज द अब जबकि ये हो चुका है, हम अब दखल नहीं दे सकते। अफसोस, मैंने वुल्फ किंग को कमात लिया। वांग ट्राइब के लीडर ने ठंडी सांस ली। इसी समय बाहर किसी ने यूं सूचित किया कि बे ट्राइब के लीडर बीकाओ चुवान अपने एल्डर्स के ग्रुप के साथ वांग ट्राइब के लीडर से मिलने आए ही। बीकाओ श्वान? वो यहां क्यों आया है? वांग ट्राइब के लीडर ने माथा सिकोड़ा। वांग द डाओ ने उस याद दिलाया। लॉर्ड ट्राइब लीडर, क्या आप भूल गए? बी ट्राइब ने हमें अपने अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक एल्डर भेजा था। वो एल्डर अभी भी हमारे साथ रह रहा है। वांग ट्राइब के लीडर ने अपने माथे पर हाथ मारा। ओ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। मैंने कहा था कि मैं यूज 3 दिन तक होस्ट करूंगा, आज तीसरा दिन है। नहीं, मुझे इस बीकाओ चुवान से नहीं मिलना चाहिए। तुम जाकर उससे मिलो, उस कहो कि मुझे आज एक जरूरी गू रिफाइन करना है। मैं अपनी बंद कल्टीवेशन छोड़ नहीं सकता। बीकाओ शेंग को वांग ट्राइब ने इन कुछ दिनों में अच्छी तरह से ट्रीट किया था, लेकिन वो अपना मिशन नहीं भूला था। इस दौरान उसने वांग ट्राइब के लीडर से कई बार मिलने की गुजारिश की थी, लेकिन उस माना कर दिया गया। बीकाओ चुवान को देखकर वो बहुत हैरान हुआ। लॉर्ड ट्राइब लीडर और बाकी सभी एल्डर्स, आप सब यहां खुद क्यों आए हैं? जवाब मिलने से पहले बीकाओ शेंग ने दोषी भाव से कहा, सब लोग, मैंने आप सबको निराश किया। वो वांग ट्राइब का लीडर मेरे ऑफर को बार बार ठुकरा रहा है, अलायंस में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहा। लेकिन चिंता मत करो, हमारे तीनों ट्राइब्स की ताकत से हम आसानी से गे ट्राइब से निपट सकते हैं। बी ट्राइब के एल्डर्स ने यह सुना और कुछ की भौहें थरथराए, जबकि दूसरों के चेहरे गंभीर हो गए। बीकाओ चुवान के दिल में कड़वाहट भर गई। एक पाल के लिए उस समझ नहीं आया कि क्या कहे या इस एल्डर को सिचुएशन कैसे समझाएं। चैप्टर एंड।